नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, आज हम सब बायोलॉजी वाले सेक्शन को ही आगे एक बार फिर से बढ़ाएंगे और यदि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि बायोलॉजी में मैं हार्ट लेसन को पढ़ा रहा हूँ और हार्ट लेसन से संबंधित इसके पहले मैं 3 वीडियो को अपलोड भी कर चुका हूँ। तो जो भी छात्र मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आज वीडियो देख रहे होंगे वो या तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को सर्च कर सकते हैं या फिर मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ उस वीडियो को डालते समय उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भेज दे रहा हूँ, जिससे आप वहाँ से भी खोलकर पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो हार्ट लेसन से संबंधित मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो अभी तक डाला है। आज मेरा ये चौथा वीडियो होगा। छात्रों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इस वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़कर इस चैनल से अपनी कॉम्पिटिटिव लेवल को बेहतर बना सके। तो आज आइए हम हार्ट के चौथे वीडियो को आज हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप सबको उम्मीद है, हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में जिस तरह से आपने कमेंट किया है उससे हमें बहुत एक सुखद अनुभूति हो रही है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से आपको कंपटीशन के क्षेत्र में एक बेहतर जानकारी मिलते जा रही है। तो फिर हम आज चौथे वीडियो को बनाते समय इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं कि इसके पहले मैंने हार्ट का जो पार्ट 3 वाला वीडियो डाला था उसमें मैंने ये बताया था कि मानव के शरीर के अंदर किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे ब्लड हमारे शरीर में पूरा रन करता है और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहता है। इस बात को मैंने पूरे अच्छे ढंग से पार्ट 3 वाले वीडियो में बताया था। आज हम इस हार्ट लेसन को ही जब कंटिन्यू करेंगे तो इस हार्ट लेसन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में हमको ये जानना है कि हार्ट बीट किस प्रकार से बनता है। हार्ट बीट यानी हृदय का जो धड़कन है, हृदय का धड़कना, ये हृदय धड़कन कैसे बनता है और ये कौन बनाता है। ये बहुत ही आसानी से हम इसका जवाब ढूंढेंगे यहाँ पर आज, लेकिन ज़रूरत है कि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे इस चैप्टर से संबंधित बातें समझ में आ सके। तो हार्ट बीट कैसे बनता है, ये धड़कन कैसे बनता है। आप भी सुनते होंगे ना गानों में इस प्रकार का गाना आता है कि धक धक करने लगा। तो ये क्या धक धक करता है, कैसे करता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानें। अगर एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट बीट कहाँ बनता है तो याद रखेंगे ये हार्ट बीट बनता है ऐसे नोड के द्वारा। ऐसे नोड के द्वारा हार्ट बीट बनाया जाता है। ऐसे नोड को हम कह सकते हैं सीनो ऑरिकल नोड। सीनो ऑरिकल नोड ऐसे नोड के द्वारा बनाया जाता है। अब ये ऐसे नोड कहाँ होता है तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको बता दें। आपको मैंने हार्ट के बारे में ऐसे बताया था कि हार्ट में, मानव के हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं, इस चारों चैम्बर को बनाने का काम करता है सेप्टम मसल्स। तो सेप्टम मसल्स के द्वारा ये जो 4 चैम्बर बनाए गए हैं उसमें ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये है आपको राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल वाले पार्ट में इस सेप्टम की दीवार से मांसपेशियों का एक क्लस्टर बन जाता है। काफ़ी सारी मांसपेशियां एक जगह इकट्ठा होकर क्लस्टर हो जाती हैं, मिल जाती हैं और हम कहेंगे कि मांसपेशियों का यहाँ पर एक गुच्छा बन जाता है। काफ़ी मोटी मांसपेशी यहाँ पर एक जमा हो जाती है इस हार्ट के अंदर राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। और इसी मांसपेशी वाले भाग को, जहाँ पर मांसपेशियों का क्लस्टर बना है, इसी को हम कहते हैं ऐसे नोड। इसी को हम कहते हैं ऐसे नोड। तो इसका मतलब है कि ऐसे नोड हार्ट में कहाँ होता है तो ये हार्ट में होता है राइट ऑरिकल में। ये मांसपेशियों का क्लस्टर है। काफ़ी सारी मांसपेशियाँ एक जगह जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं और जहाँ पर इकट्ठा हुई है उसी को हम कहते हैं ऐसे नोड और यहीं से हमारे हृदय का धड़कन बनता है। तो ये धड़कन यहीं से बनाया जाता है। अब रही बात यहाँ पर कि इस ऐसे नोड को और भी हम किस नाम से जान सकते हैं, यानी सीनो ऑरिकल नोड को और भी क्या कह सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं नेचुरल पेसमेकर।
इसको कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोड को ही कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर यानी प्राकृतिक पेसमेकर। एक कृत्रिम पेसमेकर भी होता है और यह है प्राकृतिक पेसमेकर जो प्रकृति के द्वारा ही हार्ट में बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे नोड के द्वारा हृदय का धड़कन बनाया जाता है, यहाँ से ये धड़कन बनता है, लेकिन ये बनता है किस तरह से ये जानना पड़ेगा कि बनता तो यहाँ से है, लेकिन इसको कौन बनाता है? इसको बनाने का काम करता है एसी। आप सुने होंगे फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो ऐसे नोड के द्वारा एसी करंट उत्पन्न किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न किया जाता है और इसी प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा यहाँ पर हृदय धड़कन बनता है, हार्ट बीट बनता है। याद रखेंगे कि ऐसे नोड में ही अल्टरनेटिव करंट बनता है। ऐसे नोड कहाँ होता है? तो ये होता है राइट ऑरिकल में। ऐसे नोड क्या है? तो मांसपेशियों का क्लस्टर है, एक जगह मांसपेशियों के इकट्ठा होने से बनता है और इस ऐसे नोड के द्वारा ही अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न किया जाता है और इसी अल्टरनेटिव करंट के द्वारा हार्ट बीट बनता है, हार्ट बीट को बनाया जाता है। अब देखिए आगे हम आपको क्या बताने जा रहे हैं बात। अलग अलग स्टेज में हार्ट बीट भी अलग अलग होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि अगर हम बात करें चाइल्ड की, बच्चे की बात करें, तो बच्चे में हार्ट बीट होता है 150 पर मिनट, यानी 1 मिनट में बच्चे का हार्ट 150 बार धड़कता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें एडल्ट अवस्था में आने के बाद, एडल्ट अवस्था में आने के बाद से यह हार्ट बीट हो जाता है 72 पर मिनट। एडल्ट एज में हार्ट बीट होता है 72 प्रति मिनट। उसी प्रकार से यदि हम कहें जो लोग जिम में भाग लेते हैं, वो जिम करने वालों का हार्ट बीट 90 से 98 ये पर मिनट होता है। उसी प्रकार से जो एथलेटिक्स होते हैं, इस एथलेटिक्स का हार्ट बीट होता है 60 से 68 प्रति मिनट। यहाँ पर एथलेटिक्स अपने हार्ट बीट को कम कर देते हैं, उनका हार्ट बीट कम रहता है। अब आपके दिमाग पर आएगा कि जब दौड़ते हैं तो उनका हार्ट बीट तो और अधिक होना चाहिए, लेकिन वो अपने हार्ट बीट को कम कर देते हैं। हार्ट बीट को कम करने के लिए कुछ केमिकल्स का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर केमिकल्स के प्रयोग को देखा जाए तो उसको खेल मैदान में अलाउ नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर आपको हमेशा के लिए खेल से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ जिम वगैरह के माध्यम से या कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से ये लोग हार्ट बीट कम करते हैं। यहाँ पर हार्ट बीट को कम करने का मतलब ये है कि जितना ही हार्ट बीट कम रहेगा उतना ही उनके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होगा। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होगा तो तेज़ी में ग्लूकोज पचेगा नहीं, और जब तेज़ी में नहीं पचेगा तो उनको एनर्जी आराम से धीरे धीरे मिलता रहेगा। बच्चों के साथ देखिए यहाँ पर इनका जो है हार्ट बीट होता है 150 प्रति मिनट, यानी इनका हार्ट बीट ज़्यादा होता है। इनके ग्लूकोज को जल्दी जो है ऑक्सीजन के माध्यम से तोड़ा जाता है, और जितना जल्दी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा टूटेगा उतनी ही तेज़ी में एनर्जी मिलेगी और तेज़ी में वो समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि बच्चों को बहुत जल्द भूख लगता है। बच्चों को थोड़े समय में हमेशा कुछ न कुछ खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि उनके ग्लूकोज का जल्दी पाचन होता है, उनका हार्ट बीट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एथलेटिक्स का होता है 60 से 68। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो का मतलब हो गया वैसा बच्चा जो अभी माँ के गर्भ में है। तो एम्ब्रियो में हार्ट बीट होता है 200 पर मिनट। तो ये तो हो गया कुछ सामान्य स्टेज में किनका हार्ट बीट कितना होता है। लेकिन यहाँ पे एक 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ट बीट वाला जीव कौन सा है, सबसे अधिक हार्ट बीट किस जीव का होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक हार्ट बीट होता है किसका? माउस का, ठीक है ना, माउस का होता है। और माउस का हार्ट बीट कितना होता है? 400 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में चूहे का हृदय धड़कन 400 बार होता है। 1 मिनट में चूहे का हृदय 400 बार धड़कता है। अगर इसी में क्वेश्चन में कहा जाए कि सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है एलिफेंट का। एलिफेंट का हार्ट बीट कितना होता है? 1 मिनट में मात्र 12 बार, यानी कि 12 बार प्रति मिनट। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा हार्ट बीट, और ये हो गया सबसे कम हार्ट बीट।
सबसे कम हार्ट बीट। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि चाइल्ड में 150 प्रति मिनट, एडल्ट में 72 प्रति मिनट, हम लोगों में 72 से 75 के बीच में रहता है। जिम्नास्टिक की बात की जाए, जो जिम वगैरह करते हैं उनका हार्ट बीट 90 से 98 प्रति मिनट, एथलेटिक्स जो होते हैं उनका 60 से 68 प्रति मिनट होता है। उसी तरह से जो एम्ब्रियो होगा, जो भी माँ के गर्भ में बच्चा होगा, एम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं भ्रूण, तो जो बच्चा भी माँ के गर्भ में होगा उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होगा, 200 प्रति मिनट। माउस में होता है सबसे ज़्यादा, चूहे में 400 प्रति मिनट, सबसे ज़्यादा हार्ट बीट इसी का होता है। और यदि बात की जाए आपको एलिफेंट की, तो एलिफेंट में देखिए यहाँ पर 12 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में सिर्फ 12 बार धड़कता है। तो ये तो हो गया हार्ट बीट। अब इस हार्ट बीट से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि हार्ट बीट सामान्य अवस्था में है तब भी बढ़ गया और कभी कभी सामान्य अवस्था से कम हो गया। जैसे 72 से 75 के बीच एक नॉर्मल रेंज है, 80 तक भी जाता है तो उसको नॉर्मल ही माना जाएगा, 70 से 80 के बीच में। लेकिन हार्ट बीट जो है घटकर 50 हो जाए, हार्ट बीट बढ़कर सीधे 110 हो जाए, तो ये जो है स्थिति सही नहीं है। इसी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए जो कृत्रिम यंत्र लगाया जाता है हार्ट में, उसी को हम कहते हैं पेसमेकर, उसी को कहते हैं पेसमेकर। तो याद रखिएगा, ये कृत्रिम यंत्र है जो हार्ट में लगाया जाता है। असामान्य रूप से हार्ट बीट के होने के बाद ये पेसमेकर यंत्र लगाया जाता है। तो पेसमेकर का संबंध जो है ये भी हार्ट से है। जब भी हृदय का धड़कन अनियंत्रित होगा, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कृत्रिम रूप से पेसमेकर लगाया जाता है। लेकिन नेचुरल पेसमेकर की बात करें तो किसको कहेंगे हम? सीनो-ऑरिकल नोड को, सीनो-ऑरिकल नोड को। अब देखिएगा, जैसे डॉक्टर को देखते होंगे, डॉक्टर जो है कानों में एक लिड जैसा लगाते हैं, उसके बाद से एक होता है उनके यंत्र जिसके आगे गोल रहता है, और फिर उसको वो आपके सीने पर रखकर कुछ धड़कनों को सुनने का प्रयास करते हैं। तो जो धड़कन सुनने का प्रयास करते हो, यही देखते हैं कि हार्ट बीट कितना चल रहा है, ज़्यादा है कि कम है, 72 है कि नहीं। तो हार्ट बीट को जानने के लिए डॉक्टरों के द्वारा जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। याद रखेंगे, इससे क्या पता लगा जाता है? हृदय धड़कन। हृदय धड़कन के बारे में पता करना हो कि हृदय कितना धड़क रहा है, ज़्यादा धड़क रहा है कि कम धड़क रहा है, तो इसके लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, आप क्या बताएंगे? स्टेथोस्कोप। अब देखिए, यहाँ पर आप एक सुने होंगे ईसीजी के बारे में। आपने ईसीजी के बारे में सुना होगा, ईसीजी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? तो याद रखेंगे, अगर हार्ट में किसी प्रकार की अनियमितता है, यानी किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई बीमारी है जिससे हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, सही से ब्लड को निकाल नहीं रहा है, सही से ब्लड उसमें आ नहीं रहा है। चूँकि आपको पता है कि जब हृदय एक बार धड़कता है तो एक बार हृदय के धड़कते समय 70 मिलीलीटर ब्लड पंप होता है एक हार्ट में, एक हार्ट बीट में। यानी एक धड़कन जब होता है, एक धड़कन का मतलब हो गया कि हृदय का एक बार सिकुड़ना और हृदय का एक बार फैलना। तो जब एक धड़कन होगा तो ब्लड कितना पंप होता है? 70 मिलीलीटर। इस तरह से कहेंगे कि 1 मिनट में चूंकि 72 बार हृदय धड़कता है, तो 1 मिनट में अगर कहा जाए कि कितना ब्लड पंप हो जाएगा, तो 1 मिनट में 4 से 4.5 लीटर ब्लड पंप होता है ना? 4 से 4.5 लीटर ब्लड पंप होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको एक धड़कन में कहा जाए कि कितना मिलीलीटर ब्लड पंप होता है, 70 मिलीलीटर, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 4 से 4.5 लीटर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे नोड के द्वारा जो अल्टरनेटिव करंट बनाया जाता है, उस अल्टरनेटिव करंट से किस प्रकार से हार्ट बीट का पता लगा लिया जाता है, और ये हार्ट बीट यानी कि धड़कन जो है किस टाइप से तैयार होता है। फिजिक्स में आप अल्टरनेटिव करंट को अगर देखेंगे तो अल्टरनेटिव करंट इस प्रकार से उत्पन्न होती है। एक बार ये करंट ऊपर की तरफ गया, फिर ये करंट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, है ना? और इस प्रकार से ये फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। तो इस प्रकार से ये करंट उत्पन्न होता है, अल्टरनेटिव करंट। ये अल्टरनेटिव करंट है, एसी करंट है, और इस एसी करंट को उत्पन्न कर रहा है कौन? ऐसे नोड।
ऐसे नोड उत्पन्न कर रहा है। जब यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आया तो यहाँ पे हार्ट का कंट्रैक्शन हुआ, हार्ट कंट्रैक्शन। और जब हार्ट का कंट्रैक्शन होगा, हार्ट का कंट्रैक्शन होगा यानी हार्ट का संकुचन होगा। जब हृदय सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने के बाद से क्या होगा, ध्यान देंगे। जैसे हमने बताया था कि ये इस प्रकार से हार्ट होता है और इस हार्ट में ये 4 चैम्बर होते हैं। इसमें ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। अब देखें यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये हार्ट सिकुड़ता है तो हार्ट के सिकुड़ने का मतलब है कि ब्लड का हार्ट से बाहर निकलना। जब हृदय सिकुड़ता है, और सिकुड़ता कब है, सिकुड़ता तब है जब हम सांस छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ेंगे तो हार्ट सिकुड़ेगा, लेकिन जब सांस लेंगे तो हार्ट क्या होगा, फैलेगा। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय क्या होता है कि यहाँ पर ये जो नीले वाला पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट है या राइट वेंट्रिकल का जो पार्ट है यानी वेंट्रिकल, ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। और जैसे ही ये सिकुड़ेगा इसमें से ब्लड बाहर निकलेगा। इसमें का ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा और बाहर निकल कर के आर्टरी में जाएगा। आर्टरी में जाता है, चूंकि आर्टरी का काम है हार्ट में से ब्लड को बाहर निकालना। अब देखिए, इस प्रकार के हार्ट के कंट्रैक्शन होने से, संकुचन होने से जो ब्लड बाहर निकलेगा यानी ब्लड जो आउट होगा, इसको हम कहते हैं सिस्टोल। ये है सिस्टोल। ये ब्लड जब बाहर निकलेगा 120 mmHg, 120 mmHg, और ये 120 mmHg जो होता है इसी को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टोल। ब्लड का हार्ट से बाहर निकलना। और इस प्रकार से इस क्रिया को होने में समय लगता है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड का समय लगेगा। अब देखिए यहां पर आएगा क्या, जब यहां से फिर इस पॉइंट तक आएगा, यहां से इस पॉइंट तक, ये तो हो गया संकुचन जब सिकुड़ा। अब यहां से ये जो है क्या होगा, फैलेगा। हार्ट के फैलने का मतलब ये हो गया कि अब हार्ट रेस्ट अवस्था में आएगा। जब रेस्ट में आएगा तो इसको हम कहेंगे हार्ट एस्प्रीड, हृदय का फैलना। जब ये फैलेगा तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, रिलैक्स अवस्था में आएगा। ये आराम की अवस्था में आ गया, मतलब जो नॉर्मल जो साइज था उस नॉर्मल साइज में फिर आ गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में ब्लड इन करेगा। ये ब्लड क्या करता है, हार्ट में इन करता है। और हार्ट में ब्लड को इन कराने का काम कौन करता है, सीरा करता है। तो ये ब्लड इन करेगा, और जब ये ब्लड इन करेगा इसको कहते हैं डायस्टोल। इसको नाम दिया जाता है डायस्टोल, यानी कि इस समय क्या होगा, हार्ट में ब्लड आएगा। और जब ये हार्ट में ब्लड आएगा तो उस समय प्रेशर कितना रहेगा, 80 mmHg, 80 mmHg। तो ये हार्ट पर 80 mmHg का प्रेशर बनाएगा। Hg का मतलब यहाँ पर होता है पारा मरकरी, है ना। अब देखिए, ये जो है जब इन करता है ब्लड हार्ट में तो इसमें समय लगता है कितना, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर निकला, और हृदय जब फैलता है तो ब्लड हृदय में आता है। तो इस प्रकार से बाहर निकलने में मात्र 0.3 सेकंड लगा। इसका मतलब कि प्रेशर ज़्यादा लगाया गया, लेकिन ब्लड को अगर हार्ट में आना हो तो वहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उतने प्रेशर की आवश्यकता नहीं। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर 80 mmHg का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर 120 mmHg का प्रेशर लग रहा है। ज़्यादा प्रेशर है, तेज़ी में ब्लड निकल गया। कम प्रेशर है, धीरे धीरे थोड़ा ब्लड आया। तो इस प्रकार से अगर देखें कि एक बार ये क्या हुआ, सिकुड़ा, और एक बार ये क्या हो गया, फैला। तो एक बार सिकुड़ा, एक बार फैला, यानी कि एक बार 1 सिस्टोल और हम कहेंगे 1 डायस्टोल। 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल की क्रिया हुआ, यानी एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलने की क्रिया हुआ। तो इसी को हम कहेंगे 1 हार्ट बीट।
इसी को हम क्या नाम देते हैं, 1 हार्ट बीट, यानी एक धड़कन। और एक धड़कन में समय कितना लग जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि एक सिस्टोल की क्रिया होने में 0.3 सेकेंड, एक डायस्टोल की क्रिया होने में 0.5 सेकेंड, इस तरह से एक हार्ट बीट में कितना समय लग जाएगा, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में ये ब्लड हम कहेंगे हार्ट में अंदर आता है और हार्ट से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इतना समय लगता है एक हार्ट बीट को बनाने में। चलिए अब देखते हैं हम कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये प्रेशर कैसे बनता है। जैसे कि हमने देखा कि 120 mmHg का प्रेशर बन रहा है हार्ट से जब ब्लड बाहर निकल रहा है तो, और 80 mmHg का प्रेशर बन रहा है जब हार्ट में ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब या रुधिर दाब। पहले हम आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर है क्या। जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है तो एक दबाव के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंपिंग करना, और पंपिंग करने का मतलब यहां पर ये हो गया कि ताकत लगाकर शरीर के सभी अंगों के पास ब्लड को भेज देना। तो यहां पर जब ब्लड बाहर निकलेगा तो एक प्रेशर के साथ निकलेगा, और ये जब ब्लड बाहर निकलेगा तो आर्टरी के ऊपर, धमनी के ऊपर जो दबाव बनेगा, धमनी के ऊपर जो दबाव बनता है उसी दबाव को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर याद रखेंगे इस यंत्र का नाम, एस्फिग्मोमैनोमीटर। ये वो यंत्र हो गया जिस यंत्र के माध्यम से हम ब्लड प्रेशर मापते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। और आप देखते होंगे कि डॉक्टर एक पट्टी जैसा हाथों पे बांधते हैं, और पट्टी जैसे हाथों पर बांधने के बाद से उसको एक गोल साइज़ में होता है, उसके साथ रबड़ लगा हुआ जिसको पुश करते हैं, और जैसे ही पुश करते हैं एक रीडिंग होता है लिक्विड पारे का, और उस पारे के द्वारा यह बता दिया जाता है कि प्रेशर कितना ज़्यादा है। याद रखिएगा कि ये हमेशा जो है हाथों पे ही लगाया जाता है, क्योंकि बाकी अगर कहीं गले पर या बाकी किसी दूसरे पार्ट में अगर लगाकर उसको पुश किया जाए, दबाव बनाया जाए, तो वहाँ की जो है धमनियाँ फट सकती हैं, और यहाँ का जो धमनी होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो यहीं पर ब्लड प्रेशर को मापने के लिए डॉक्टर इसी को बांधते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस एस्फिग्मोमैनोमीटर से जो ब्लड का प्रेशर मापा जाता है वह ब्लड का प्रेशर कितना होता है। अभी हम बताए जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। और सिस्टोल की क्रिया के समय प्रेशर कितना रहता है, 120 mmHg, 120 mmHg। उसी प्रकार से जो डायस्टोल की क्रिया होती है तो डायस्टोल की क्रिया होते समय प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। ये नॉर्मल रेंज हो गया, 120 mmHg और 80 mmHg। इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखिए होगा क्या, अगर ये सामान्य रक्तदाब न रहे और धमनियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बने। ज़्यादा प्रेशर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि सिस्टोल का जो पार्ट है वो निकलते समय दाब कितना होना चाहिए, 120 mmHg का होना चाहिए, लेकिन ये पहुंच जाए 140 mmHg। ये इतना पहुंच जाए 140 बटा ये 90 mmHg। अगर इतना प्रेशर बन गया तो इसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तदाब। इसको हम कहते हैं उच्च रक्तदाब यानी ब्लड का ज़्यादा प्रेशर बन गया है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 80 mmHg का प्रेशर होना चाहिए। हार्ट में जब ब्लड आता है तो आते समय कितना होना चाहिए, 80 mmHg का प्रेशर पड़ना चाहिए, लेकिन ये प्रेशर घटकर जो है 70 mmHg और नीचे वाला हो गया 60 mmHg। तो अगर ऐसा हो गया तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तदाब।
निम्न ये रक्तदाब है। और ये दोनों ही स्थितियां काफ़ी भयावह हो सकती हैं। दोनों स्थितियां भयावह इसलिए हो सकती हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बनेगा तब भी आर्टरी के फटने का डर रहेगा, कम प्रेशर बनेगा तब भी वहाँ पर समस्याएं रहेगी। इस प्रकार से दोनों ही स्थितियों में जो है शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, और दोनों ही स्थितियों में किसी भी तरह की स्थिति आती हैं तो उससे व्यक्ति को हो सकता है हार्ट अटैक। इससे व्यक्ति को क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। यानी कि ज़्यादा प्रेशर होगा तब भी हार्ट अटैक हो सकता है और कम प्रेशर होगा तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। 120 mmHg और 80 mmHg एक सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। इतना जो है सामान्य माना जाता है, जिसमें सिस्टोल होता है 120 और डायस्टोल होता है कितना? 80। तो 120 mmHg बटा 80 mmHg ये सामान्य ब्लड प्रेशर है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार का अटैक आता है। किस प्रकार का अटैक आ सकता है? एक हो गया हार्ट अटैक, और एक हो गया कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक जब आएगा तो इसमें किस में ब्लॉकेज होगा? ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के पर ब्लॉकेज हो जाएगा, वहाँ की नसें फट सकती हैं या फिर वहाँ की नसें जो हैं बंद हो सकती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये जो है ब्लॉकेज किस में होता है? पल्मोनरी आर्टरी में या ओटा में। ओटा में। अब देखिए यहाँ पर रफ डायग्राम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे क्या होता है। ये आपका हार्ट हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा में जो है ब्लॉकेज किस टाइप से होगा, किस प्रकार से होगा? तो मैंने बताया था कि इस राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी जुड़ी होती है, और ये आर्टरी सीधे पहुंचता है किसके पास? लंग्स के पास। इसका जुड़ाव किससे होता है? लंग्स से होता है। अब उसमें होगा क्या कि जब ज़्यादा जो है प्रेशर बनेगा तो ज़्यादा प्रेशर बनने के चलते ये ब्लॉकेज हो जाएगा। इसमें ब्लॉकेज होगा, ये नसें यहाँ पर जो है फट जाएगी, और जब ये नसें फटेगी तो उसी अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? हार्ट अटैक का नाम। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हो सकता है, या ये कार्य जो है अयोटा में भी हो सकता है। अयोटा क्या है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकली होती है इसको हम कहते हैं अयोटा, और ये आर्टरी जाकर शरीर के सभी अंगों में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ पर इसमें अगर ब्लॉकेज हुआ या इसमें ब्लॉकेज हुआ तो इसके माध्यम से हो गया हार्ट अटैक का आना। पल्मोनरी आर्टरी में या अयोटा में आने के बाद से इसको हम हार्ट अटैक नाम देंगे। लेकिन आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व होते हैं, जिसके माध्यम से राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और इस वॉल्व को हमने नाम दिया था ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ब्लॉकेज ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, या हम कह सकते हैं कि यहां पर भी एक वॉल्व होता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व के लिए अगर ब्लॉकेज होगा तो इसको हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट का होना, और यदि ब्लॉकेज ये पल्मोनरी आर्टरी या अयोटा के बीच में है तो इसको हम नाम देंगे क्या? हार्ट अटैक का होना। अब देखिए यहाँ पर जो है व्यक्ति को जब हार्ट अटैक वगैरह आता है तो यहाँ पर उसके लिए कुछ सर्जरी वगैरह होती है, जिसके माध्यम से उसके समस्याओं को दूर भी कर लिया जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक होता है बाईपास सर्जरी। अब ये बाईपास सर्जरी कैसे होता है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आर्टरी है, ये आर्टरी है, और इस आर्टरी से होकर ब्लड जो है शरीर के सभी अंगों में जा रहा है।
लेकिन क्या होता है कि जब कोई मनुष्य ज़्यादा तैलीय भोजन करता है, गरिष्ठ भोजन लेता है, मिर्च मसाला का प्रयोग अधिक करता है, मेहनत कम करता है, लगातार सोते रहता है, उसके शरीर में जो है फैट की मात्रा जब बढ़ गई तो ये फैट अर्थात कोलेस्ट्रॉल ये आर्टरी की दीवारों के बीच, उसकी ये नली है, ये एक नली है जिससे होकर ब्लड निकल रहा है, लेकिन इस दीवार के अंदरूनी भागों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की परत जो है जमना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का परत ये जमना शुरू करेगा और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। यानी ये कोलेस्ट्रॉल का परत इस ब्लड को सर्कुलेट करने में बाधा उत्पन्न करेगा और जब बाधा उत्पन्न करेगा तो निश्चित है कि ये रास्ता बंद होगा तो ये ब्लड इसको जो है आर्टरी को ही फाड़ देगा, ये आर्टरी को ही फाड़ देगा तो यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाएगा। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं बाईपास सर्जरी में? बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं कि डॉक्टर इस आर्टरी के अंदरूनी दीवारों पर जो कोलेस्ट्रॉल का परत जमा हुआ है उस कोलेस्ट्रॉल के परत को वो ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। जब ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं तो उनका जो है नली आर्टरी फिर से ठीक हो जाता है और आराम से ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का परत जम गया, बिल्कुल ब्लॉकेज कर दिया, थोड़ा भी जगह खाली नहीं है, तो उस अवस्था में डॉक्टर क्या करते हैं कि वहाँ से आर्टरी वाले पार्ट को काट कर ही हटा देते हैं और आर्टरी के पार्ट को हटा कर के वहाँ पर प्लेटिनम का रिंग लगा देते हैं। प्लेटिनम को रिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो नॉन एक्टिव होता है, काफ़ी कम रासायनिक अभिक्रियाओं को करता है, इसीलिए यहाँ पर प्लेटिनम के छल्ले लगा दिए जाते हैं इस आर्टरी को काट कर। तो ये हो गया बाईपास सर्जरी करना, इसको हम कहते हैं बाईपास सर्जरी। लेकिन आप एक सुने होंगे ओपन सर्जरी। अब ये ओपन सर्जरी में क्या होता है, ओपन अगर सर्जरी करना है तो इसमें क्या होता है कि हार्ट को जो है इस हार्ट से बॉल्व को ही चेंज कर दिया जाता है, जो बॉल्व उसके अंदर होता है उस बॉल्व को चेंज करके उस प्रकार से सर्जरी की जाती है, उसी को हम कहते हैं ओपन सर्जरी। तो यहाँ पर ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं हार्ट से संबंधित, ये सारी बातें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार दो बार वीडियो को कंटिन्यू देख करके आप इस पूरे चैप्टर को बेहतर करने का प्रयास करें। जब एक बार ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा तो फिर आने वाले किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से क्यों ना पूछा जाए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम मिलेंगे अब एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।